बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कमरान इलियास लॉ चैम्बर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके अंदर हमने सैलरी का टॉपिक कुछ किसी हद तक कवर किया था, लेकिन अब हम इसे लेके आगे चलेंगे और आज कोशिश करेंगे इस टॉपिक को हम ख़त्म कर दें ताकि आगे हम मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन कर सकें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें कवर कर दें। मेन मसला है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, थोड़ी मेरी भी रिवीजन हो जाए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे एंड तक लाजमी देखें व्लॉग को। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगती है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप एंड तक इसे देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी जल्दी से। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो लोन की बात करेंगे, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ शेयर स्कीम की हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रेचुइटी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद ग्रेचुइटी के ऊपर टैक्स किस तरह होता है, इसी तरह प्रोविडेंट फंड के ऊपर टैक्स किस तरह होता है और प्रोविडेंट फंड होता क्या है, फिर उसके बाद पेंशन के ऊपर आपका क्या टैक्स होता है, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे आपकी जो मुख्तलिफ एग्जेम्पशंस आपको टैक्स में मिलती हैं। तो लोन से हम शुरू कर लेते हैं। मैं छोटी सी मिसाल से ही शुरू करता हूँ। होता ये है जी कि आप एक मुलाजिम है एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आप बहुत परेशानी में हैं। तो आपका एम्प्लॉयर आपकी ये परेशानी भांप लेता है। वो आपसे पूछता है जी आपका क्या मसला है। आपके कहते हैं जी कि ये तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा और मुझे पैसों की बहुत अशद ज़रूरत है। मेरे बेटे की शादी आ गई है और पैसे मेरे पास नहीं है। तो एम्प्लॉयर ये करता है कि वो आपको एक लोन दे देता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंदर ये कहता है कि ठीक है यार, मैं तुम्हें ये लोन दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर तुमने करना ये है कि तुम मुझे इसका मतलब इस लोन के ऊपर जो रेट है वो मैं तुमसे कोई भी चार्ज नहीं करूंगा। अब अगर वो आपसे कोई रेट चार्ज नहीं करता, आपको लोन तो मिल गया, आप खुश हो गए, लेकिन वो जो 15% लोन का स्टैंडर्ड रेट है वो आपको बरकैफ अपनी सैलरी के अंदर ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सेविंग्स में आ जाएगा। देखें, सपोज अगर आपको लोन मिलता है, मैं ये कहता हूं कि आपको लोन मिल गया जी 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का 15% जो कि आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना था स्टैंडर्ड रेट, वो अब आपका एम्प्लॉयर तो नहीं पे कर रहा, लेकिन वो आपकी सेविंग हो गई है। तो जो चीज भी आपकी सेविंग में आएगी वो आपकी सैलरी की तरफ चली जाएगी। इट वुड बी इंक्लूडेड इन योर सैलरी और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक हो गया। एम्प्लॉयर सपोज आपको रेट दे देता है 5% का कि ठीक है आप 5% पे मेरे से लोन ले लें। आप ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको बचत कितनी हुई, 10% की। तो उस 10% को आपकी सेविंग हो जाएगी और वो आपको बरकैफ अपनी सैलरी के अंदर ऐड करवाना पड़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एग्जेम्पशंस भी हो जाती हैं। दो तरह की एग्जेम्पशंस होती हैं इसके अंदर। अगर आपका लोन जो है वो लेस देन 1 मिलियन है तो उसके ऊपर कोई आपका रेट नहीं होता। फिर सेकेंडली, अगर आपका लोन आपने ले लिया अपने प्रोविडेंट फंड से, तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी आपको परसेंटेज नहीं देनी पड़ती। उसकी प्रोविडेंट फंड की वजह ये होती है कि उसके अंदर आपका एम्प्लॉइज शेयर जो होता है, वहां से अगर लोन लिया है आपने तो फिर उसके ऊपर आपको कोई परसेंटेज देने की जरूरत नहीं है। वो आपको ये एग्जेम्पशन जो इसके अंदर मिल जाती है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि लोन अगर आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, जिस रेट पे भी देता है, अगर वो 15% से कम है तो उसका जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी, क्योंकि वो आपकी सेविंग में जा रही है, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब हम आ जाते हैं, अगली बात करते हैं एम्प्लॉयज शेयर स्कीम की। ये क्या होता है कि सपोज एम्प्लॉयर आपका बड़ा परेशान है, कंपनी वो चला रहा है, वो ये कहता है यार कि मेरे पास पैसों की कमी है, मैं कहीं से लोन ले लेता हूं, आगे मैंने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है। तो उसके पास उसका अकाउंटेंट आता है, वो कहता है सर आप एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्यों नहीं करते। वो कहता है यार ये क्या है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। वो ये कहता है जी कि आप अपने ये जो शेयर है कम रेट के ऊपर अपने एम्प्लॉयज को बेचते हैं। अब वो कहता है यार लेकिन इस तरह तो वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो कहता है देखें, डिसीजन तो आपका ही होगा ना, क्योंकि आप 50% से ज्यादा के शेयर होल्डर हैं। तो उसमें ये हो जाएगा कि एम्प्लॉयज की एक आपके साथ लॉयल्टी भी बन जाएगी और आपको ये लोन वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो उसके अंदर वो से ये बात पसंद आ जाती है। वो ये कहता है बिल्कुल ठीक है। वो ये करता है जी कि अपने शेयर अनाउंस कर देता है। वो ये कहता है सपोज के शेयर की मार्केट वैल्यू है इस टाइम एक शेयर की, हम 1,000 रुपया रख लेते हैं कि 1,000 रुपया उसकी मार्केट वैल्यू है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय शेयर लेना चाहता है तो उसे मैं ये शेयर दे दूंगा 600 रुपये पे। अब कुछ एम्प्लॉयज
उसके अंदर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास इस टाइम पैसे नहीं होते जितने वो शेयर्स लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर वो कहता है कि ठीक है, आप ये करें कि आप ये शेयर रिजर्व कर लें और रिजर्व प्राइस में शेयर की रख लेता हूं 100 रुपया। अब उसी हिसाब से आप 100 रुपया दे के आप जितने भी शेयर रिजर्व करवाना चाहें वो आप रिजर्व करवा सकते हैं, और जो उसकी डेट होगी जिसके ऊपर वो शेयर बिकने हैं उस डेट को आपने पूरी पेमेंट करके वो शेयर्स आपने ले लेने हैं। अब इसके अंदर कैच क्या है? कैच ये है कि कैच भी नहीं, बल्कि लॉ ये कहता है जी कि अगर मार्केट वैल्यू थी उस शेयर की 1,000 रुपया और आपने वो 600 रुपए का ले लिया, तो आपको वो 400 रुपए का फायदा हो गया। अब उस 400 रुपए के फायदे को आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि कोई भी चीज आपका एम्प्लॉयर आपको देगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फायदा ये हो जाता है कि आप शेयर होल्डर भी होगे, उस शेयर की वैल्यू वक्तन फोक्तन बढ़ भी सकती है। जितनी भी बढ़ जाए, आपकी जो शुरू की असेसमेंट होगी वो उसी वैल्यू से होगी जिस वैल्यू के ऊपर आपने उस शेयर को खरीदा है। वैसे तो शेयर की वैल्यू गिर भी सकती है, ये अब डिपेंड करता है, ये वेरी करता है फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। अब हम आगे चलते हैं जी कि अगली बात आ जाती है अदर कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। अदर कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो आपकी जो करंट सैलरी होती है वो मल्टीप्लाई होती है विद द नंबर ऑफ इयर्स यू हैव सर्व्ड इन दैट कंपनी। उसके मुताबिक आपको एक ग्रेचुटी दे दी जाती है। अब उसके अंदर ये होता है, आपका एक ग्रेचुटी फंड होता है जिसके अंदर आपके ये पैसे जमा हो रहे होते हैं, उधर से आपको ये पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 तरह के ग्रेचुटी फंड्स होते हैं। उसके अंदर एक तो आपका होता है गवर्नमेंट फंड होता है, जो कि फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद आपका एक होता है अप्रूव फंड होता है। ये अप्रूव फंड कौन सा होता है? ये वो होता है जिसके अंदर आपकी कंपनी राब्ता करती है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से और ये अप्रूव करवा लेती है, तो ये आपका अप्रूव फंड हो गया। उसके ऊपर भी आपको फुली एग्जेम्पशन होती है, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और तीसरे नंबर पे अनअप्रूव फंड्स। अनअप्रूव फंड के अंदर आपको एग्जेम्पशन होती है, लेकिन वो होती है आपको अप टू द लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ द ग्रेचुटी रिसीव्ड। अब या इन दोनों के अंदर से एक चीज जो भी कम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रेचुटी स्कीम्स आ जाती हैं, जिस तरह के ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो भी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके अंदर हो ये जाता है कि वो ये करते हैं कि सपोज वो ये कहते हैं जी कि कोई भी मतलब जिस तरह डिसेबल है वो अगर उनके लिए हम ये स्कीम निकाल रहे हैं कि उनको 3 लाख रुपए तक हम छूट दे रहे हैं ग्रेचुटी में, तो डिसेबल को उसके अंदर छूट निकल आएगी। ये भी वेरी करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसी तरह अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती है बाय एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। इसके अंदर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और एम्प्लॉय आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये भी साथ के साथ आपकी जैसे जैसे आप सर्विस कर रहे होते हैं साथ के साथ आपकी जमा हो रही होती है। ये आपके 3 टाइप्स के प्रोविडेंट फंड्स भी होते हैं। 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड्स उसी तरह होते हैं जिस तरह की हमने ग्रेचुटी के अंदर बात की है। उसमें एक आपका होता है गवर्नमेंट फंड जो कि फुली एग्जेम्प्टेड होता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है अप्रूव फंड, जिस तरह के हमने बताया वो अप्रूव हुआ होता है तो ये भी फुली एग्जेम्प्टेड हो जाता है। और उसके बाद आपका आ जाता है अनअप्रूव्ड फंड। अनअप्रूव्ड फंड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एम्प्लॉय का जो शेयर होता है, जो एम्प्लॉय ने उस प्रोविडेंट फंड के अंदर अपना शेयर दिया होता है, उसकी हद तक ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ओनली फॉर द अमाउंट दैट योर एम्प्लॉयर हैज पेड टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब हम आगे आते हैं, पेंशन की बात करते हैं। पेंशन ये होती है कि जब आप अपनी किसी सर्विस से रिटायर होते हैं, कोई आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होती है, उसके बाद आपको एक पेंशन मिलती है। तो उसके अंदर हो ये जाता है कि अगर आपकी एक पेंशन है तो वो तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, लेकिन आपकी पेंशन एक से ज़्यादा आ रही है, आपने 2 जगह काम किया हुआ है, तो उस सूरत में ये होगा कि आपकी जो हायर वाली पेंशन है वो टैक्सेबल है, जो लोअर वाली पेंशन है वो टैक्सेबल नहीं है। फिर इसी तरह आपने 3 जगह पे काम किया हुआ है तो उन 3 के अंदर जो हायर वाली है वो टैक्सेबल है और लोअर वाली जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अब हो ये जाता है कि अक्सर लोग पेंशन भी ले रहे होते हैं और किसी जगह पे काम भी कर रहे होते हैं। अगर आप उसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं जिससे आप रिटायर हुए हुए हैं और उसके बाद दोबारा
आप अच्छा काम करते थे, एम्प्लॉयर ने आपको दोबारा हायर कर लिया है, तो उस केस के अंदर ये होगा कि आपकी पेंशन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सपोज आप उधर से तो रिटायर हो गए, लेकिन यू आर नॉट वर्किंग विद द सेम एम्प्लॉयर, यू आर वर्किंग विद सम अदर एम्प्लॉयर, इन दैट केस योर पेंशन इज नॉट टैक्सेबल, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स फॉर द पेंशन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी कुछ बेनिफिट्स के और एग्जेम्पशंस जो कि सैलरीड पर्सन को अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हासिल है। देखें, इसके अंदर सबसे पहली बात तो आ जाती है आपकी मेडिकल अलाउंस की। मेडिकल अलाउंस जो होता है ये 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, इस वक्त तक आपको इसके ऊपर एग्जेम्पशन है। और उसके बाद मेडिकल रीइंबर्समेंट, लाइक आपको कुछ कंपनीज मेडिकल अलाउंस देती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको रीइंबर्समेंट देती हैं। तो रीइंबर्समेंट के केस के अंदर वो आपकी फुली एग्जेम्प्टेड होती है कि आपने पहले किसी चीज़ की तरफ पे कर दिया हुआ है और उसके बाद आपकी कंपनी आपको पे कर रही है वही वाले पैसे जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हुए हैं। और अगर कुछ कंपनीज आपको मेडिकल अलाउंस भी देती हैं और साथ मेडिकल रीइंबर्समेंट भी देती हैं, तो इन दैट केस मेडिकल अलाउंस तो टैक्सेबल होगा, लेकिन जो आपकी रीइंबर्समेंट होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसी तरह जो कुछ आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि आउटसाइड पाकिस्तान काम कर रहे होते हैं, उन्हें ज़रूरी होता है कि कुछ अलाउंसेस दिए जाएं जो उनकी ज़रूरत के होते हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अलाउंसेस हो सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहें तो उसके ऊपर भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ये आपकी सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 है जो डील करती है अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड पाकिस्तान। तो आउटसाइड पाकिस्तान जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। और उसके बाद आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी इट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और ये है आपकी सेक्शन 102 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इसमें ये हो जाता है कि फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी में क्योंकि आपने वहाँ पे टैक्स पे किया होता है तो आपको फिर पाकिस्तान में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके अंदर कॉन्सेप्ट एक आ जाता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप दोबारा से जाके उस व्लॉग को भी देख सकते हैं, वो मेरा पहला लेक्चर है मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके बाद आ जाती है बात सर्टेन परक्विजिट्स विदाउट बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लॉज 53A पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के अंदर ये बात डिस्कस की गई है। इसके अंदर ये हो जाता है जी कि कहाँ पे एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। अब जिस तरह के कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पे खाना खाते हैं तो उन्हें उसके ऊपर एग्जेम्पशन है। एक आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या विदाउट एनी कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है टू द एम्प्लॉयज़ और द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो इन दैट केस इट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और उसके अलावा बात हो जाती है कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। और फिर उसके बाद अदर परक्विजिट्स फॉर विच द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बेयर एनी मार्जिनल कॉस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर एम्प्लॉयर को कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ रही, वो सब भी आपके टैक्सेबल नहीं है। तो ये सैलरी का टॉपिक हमने आज यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पेश होंगे जी आपके पास एक नया टॉपिक लेके जी। थैंक यू वेरी मच।